हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन आता है हमारा इस चैप्टर का, जो कि बात करेगा इंटरनल ऑडिट के ऊपर, सेक्शन नंबर 138। बहुत छोटा और प्यारा सेक्शन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सिर्फ इतनी सी बात बता के जाएगा आपको कि भैया इंटरनल ऑडिट होता क्या है, कौन कौन इंटरनल ऑडिट को कर सकते हैं और किन किन कंपनीज के ऊपर ये रिक्वायरमेंट लगती है कि उनको इंटरनल ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। तो वो क्लासेस ऑफ कंपनीज को आपको देखना है और कौन कौन लोग इस इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उसको आपको देखना है। दैट्स इट। उसके बाद फिर पेनल्टी प्रोविजन वगैरह आ जाएंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 138। तो इस चीजों को आपको माइंड में रिकॉर्ड करके रखना है। तो सेक्शन 138 है, जिसके साथ जो रूल एप्लीकेबल होता है वो है रूल नंबर 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014, जो कि इसके बारे में बात करता है। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपके पास एक्ट का, जो कहता है कि भैया कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज ऐसी जिनको प्रिस्क्राइब किया गया है, जिनको कि इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट। और जो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा कंपनी के द्वारा, वो या तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, या तो कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, या कोई और भी ऐसा प्रोफेशनल हो सकता है जो कि हमारी कंपनी के बोर्ड को लगता है कि वो इंटरनल ऑडिट आराम से कंडक्ट करवा सकता है और उस सारी चीजों को मैनेज कर सकता है। तो ऐसे भी किसी प्रोफेशनल को वो अपॉइंट कर सकती है। ठीक है जी। फिर कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करती है रूल्स वगैरह, मैनर्स वगैरह, कि भैया किस किस टाइम इंटरनल के बीच में आपको इंटरनल ऑडिट को करवाना है और उसकी रिपोर्ट जो है वो बोर्ड तक पहुंचानी, मतलब उसको प्रिपेयर करना है। तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको प्रिस्क्राइब करने की पावर रखता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो बेसिक सी चीजें थी, इसके ऊपर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। बात आती है कि कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, कौन कौन सी कंपनीज ऐसी जिनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि उनको ये अपॉइंट करना है। तो कहा गया कि जो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, और हर एक लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसमें देखी जाएंगे 4 क्राइटेरिया। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसमें देखा जाएगा 4 क्राइटेरिया, जिसमें से कि पहला क्राइटेरिया है कि उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, उनका टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, जो उनकी आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग वगैरह है जो भी बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली गई है वो 100 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए। और ध्यान ये देना है कि ये जो 100 करोड़ की हायर लिमिट है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर है। मतलब पूरे साल में अगर कभी भी ऐसा हुआ कि आपकी ये जो लिमिट है वो 100 करोड़ पहुंच गई और सपोज साल के अंत होते होते तक आपने जो लोन्स वगैरह थे वो रीपे कर दिए, तो ऑब्वियसली वो डाउन हो जाएगा। लेकिन पूरे साल में भी अगर कभी ये 100 करोड़ या उससे पार चला गया है, मतलब एक्सीड कर गया 100 करोड़ को, तो आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। और सेम पॉइंट आता है आपके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स के ऊपर, जिसकी लिमिट है 25 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल में अगर कभी भी 25 करोड़ ये पहुंच गया और उसके बाद बेशक ये कम हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 25 करोड़ ये एक्सीड कर गया है तो उस केस में आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा फॉर द पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। नाउ बात करते हैं अगर प्राइवेट कंपनी के ऊपर, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर इसी 4 में से 2 क्राइटेरिया को उठा लिया गया है। एक है टर्नओवर जो कि 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आती है बात आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स के ऊपर, जो कि आपने बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। अगर वो आपका 100 करोड़ से ज्यादा हो जाता है साल के में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, तो उस केस में भी आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। ठीक है जी। फिर ऊपर एक अपने नोट हमने छोड़ा, वो ये था कि जो सेक्शन 138 है ये बेसिकली अप्लाई नहीं होता स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के ऊपर, अगर उनके आर्टिकल के अंदर ही मेंशन नहीं है। तो मतलब उनके आर्टिकल के पास ये पावर है कि वो चाहे तो स्पेसिफाई करें, चाहे तो स्पेसिफाई ना करें। फिर बात आती है आपकी ऑडिट कमेटी की। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिनके पास ऑडिट कमेटी है, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बोर्ड तो होगा ही, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो ये जो ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड एज द केस में भी, ये कंसल्ट करेंगे किससे? इंटरनल ऑडिटर को, जिसको इन्होंने अपॉइंट किया है। और उससे कंसल्ट करते हुए ये बेसिकली तय करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे किस चीज का, कि क्या स्कोप होगा हमारे इंटरनल ऑडिटर का, क्या फंक्शनिंग होगी, किस किस टाइम पे हमें करवाना होगा, और किस किस तरीके से, मतलब ओवरऑल प्रोसीजर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से इंटरनल ऑडिट हमारी कंपनी में होना है। क्या करेंगे? अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी कंसल्ट करेगा इंटरनल ऑडिटर से, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड कंसल्ट करेगा इंटरनल ऑडिटर से, और उसके बाद दोनों लोग कंसल्ट करते हुए तय करेंगे पूरी कार्यक्रम को कि किस तरीके से इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किया जाएगा कंपनी के अंदर। ऑडिट कमेटी क्या होता है, ये फर्दर आपके आगे के सेक्शन में आने वाला है कि कुछ एक अगेन क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनकी कुछ क्राइटेरिया अगर मेट कर जाती है तो उस केस में उस कंपनी को एक ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना होता है अपने कंपनी के अंदर। तो फिलहाल उसकी बात अपन यहां नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना, ऑडिट कमेटी है तो वो कंसल्ट करेगा, नहीं है तो बोर्ड कंसल्ट करेगा, बात खत्म। पिक्चराइज किया गया ऐसी चीजों को तो रिपीट नहीं कर रहे हैं अपन।
अगला पॉइंट आता है आपका ट्रांजिशनल पीरियड। ये अगेन आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है, ये तब था एप्लीकेबल जब नया नया कंपनीज एक्ट आया था। तब ये कहा गया था क्या कि कंपनीज एक्ट एक बार इन्फोर्स हो गया, ये वाला सेक्शन हमारा एक बार इन्फोर्स हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी कंपनी के अंदर ये रिक्वायरमेंट लगती है तो आपको उस प्रोविजन को कंप्लाई करते हुए काम कर लेना है, मतलब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट वगैरह कर लेना है। उसके लिए आपको टाइम दिया गया था 6 मंथ का कि एक बार ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी कंपनी पे ये चीज लग रही है तो आप इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लो। उसके लिए आपको मोहलत दी गई है कितने की, 6 मंथ की। नाउ हु इज इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, आपने पीछे देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, या कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है जो कि बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया गया हो और बोर्ड को लगता हो कि वो कंडक्ट कराने में सक्षम है। नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस में ही होने चाहिए, वो प्रैक्टिस में हो तो भी बन सकते हैं इंटरनल ऑडिटर और प्रैक्टिस में ना हो तो भी बन सकते हैं इंटरनल ऑडिटर, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद कहा जाता है क्या कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, मतलब कि बोर्ड जो है वो चाहे तो किसी एम्प्लॉय को भी इंटरनल ऑडिटर बना सकती है, तो मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉय को बनाए तो भी चल सकता है। तो इसी को फिर पिक्चराइज किया गया कि इंटरनल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अदर प्रोफेशनल हो सकता है, मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, कंसल्ट करेगा किसके साथ, ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड एज द केस में भी, ताकि फॉर्मुलेट कर सके स्कोप एंड फंक्शनिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल ऑडिट। बहुत सिंपल सा और बहुत क्वाइट सा एरिया है, क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है इस वजह से। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। परफेक्ट लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड हैड इट्स हेड ऑफिस एट कर्नाटका। द कंपनीज ऑपरेशन आर स्प्रेड आउट अक्रॉस इंडिया। द कंपनी अपॉइंटेड अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एल एंड कंपनी एलएलपी, ठीक है जी, एज एन इंटरनल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इन्होंने अपॉइंट किया है उसको इंटरनल ऑडिटर के तौर पे एक फर्म को। हाउएवर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 में द कंपनी इज प्लानिंग टू हैव एन इन हाउस इंटरनल ऑडिट सिस्टम। कह रहे हैं कि जो अपने कंपनी के अंदर ये अपॉइंट कर लेते हैं, किसी एक्सटर्नल फर्म को क्यों अपॉइंट करना, मतलब कि अपने आप एक टीम बना लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर जो कि इंटरनल ऑडिटर का काम करेंगी इन हाउस, ठीक है जी, with its size and operation, अपने size and operation के according. If the company does that, then it is planning not to continue with NN company LLP. कह रहा है भैया अगर हम इन हाउस इंटरनल ऑडिट की टीम अगर सिस्टम तैयार कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यू नहीं करेंगे किसी और फर्म के साथ, क्यों उनको पैसे देना। एज एन इंटरनल ऑडिटर तो एडवाइस करना है आपको, तो एडवाइस करने के लिए ना ये ऑप्शनल सवाल है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट कहता है क्या, कंपनी बीइंग लिस्टेड, कंपनी जो है लिस्टेड है, नीड टू हैव अ सीए फर्म। कंपनी लिस्टेड है इसलिए उनको सीए का फॉर्म चाहिए एज इंटरनल ऑडिटर, हेंस द कंपनी नीड टू कंटिन्यू, कंपनी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा तो आपने नहीं देखा कि भैया सीए फॉर्म चाहिए लिस्टेड होगा, तो ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है। चलिए जी अगला देखते हैं। द कंपनी बीइंग लिस्टेड नीड टू हैव अ फर्म एज इंटरनल ऑडिटर, हेंस द कंपनी नीड टू कंटिन्यू विद एन एंड कंपनी एलएलपी और मे अपॉइंट सम अदर कंसल्टेंट विच मे नॉट बी अ फर्म, मतलब कि किसी कंसल्टेंट को इन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा या फर्म को कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब इन हाउस जो ये करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो पॉसिबल नहीं है। ये भी गलत सा लग रहा है। अगला, द कंपनी बीइंग लिस्टेड शुड नॉट चेंज इट्स इंटरनल ऑडिट प्रोसेस विद इन अ ईयर एंड हेंस शुड कंटिन्यू विद एनएन कंपनी। भैया जो पूरे साल के बीच में कह रहे हैं कि ये चेंज ही नहीं कर सकते अपने इंटरनल ऑडिटर को, इसलिए इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा भी हमने कोई प्रोविजन नहीं देखा सेक्शन नंबर 138 में। अगला कहता है, इफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द कंपनी इज फाइन एज पर द साइज एंड ऑपरेशन देन इट मे डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू विद एनएन कंपनी एलएलपी। मतलब सीधा सीधा कहा गया कि भैया ये उसके ऊपर है, वो कंटिन्यू करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे, इन हाउस बनाए ना बनाए, इन हाउस बना भी ले उसके बाद भी बाहर से करवाना चाहे करवा सकता है, मतलब पूरा पूरा उसके ऊपर आता है। तो सीधा सीधा क्या कहा गया, इट मे डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू, मे डिसाइड मतलब चाहे तो डिसाइड करे कंटिन्यू नहीं करना, चाहे तो कंटिन्यू कर ले, कोई इसके ऊपर कहने का मतलब है कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि करना ही है या फिर नहीं करेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो डी आपका आंसर एज पर दी जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग डी जो है वो बेस्ट सूटेड आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इतनी सी बात थी सेक्शन नंबर 138 के अंदर। मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि इनकी कंपनी से एप्लीकेबल होगा और कौन कौन इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होते हैं। दैट्स इट, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा और कुछ बातें इसके अंदर से नहीं आती एग्जाम्स के अंदर।